खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरब बड़ी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, खबरें अच्छी आ रही हैं कि जो मामलात थे वो प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है कि जितने इस हुकूमत की या इस वज़ीर आज़म के अच्छे तल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, शायद किसी के भी नहीं थे। और खबरें ये भी हुकूमत भी यही कह रही है, तो मेरे ख्याल में एक गुड ओमन ही समझना चाहिए। इसके साथ ही मरीम और शहबाज साहब जो हैं उनकी मुलाकात लाहौर में अमरीकी कौंसल खाने में अमरीकी कौंसल जनरल से हुई है। इसकी क्या अहमियत हो सकती है कि आप भी हम यही समझते हैं कि इक़्तिदार जो है अमेरिका से होके आता है यहाँ पर। जाम कमाल साहब इस्लामाबाद में हैं और कुछ अपनी मदद तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक एडमेंट है कि उनकी अक्सरियत है, मगर क्या मामला है अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि वो सख्त इक़दाम करेंगे। अरे भाई, सख्त इक़दाम कब आपने नहीं किए? सवाल सिर्फ ये है कि ये किसके खिलाफ होंगे? इस मुल्क के इशराफिया की सख्त इक़दाम करेंगे या अवाम के खिलाफ तो होते ही रहते हैं। बड़ी साहब, एक अच्छी खबर कि जो है एक मामला खुश असलूबी से तय, तो यही उम्मीद थी हमें भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मुख्तलिफ टीवीओं में जो खबर चली है कि उन्होंने कहा मिसाली तल्लुकात हैं, अल्लाह का शुक्र है ये बेमकसद सी बहस थी, इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा तो मामला हल हो जाएंगे। मेरा ख्याल है गालबन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने सहाफ़ियों से बात भी की है। हाँ। तो कहीं सब ये इस किस्म के इशू डिस्कशन होने भी नहीं, बड़े और इश्यूज हैं, उन पे डिस्कस करें। अफगानिस्तान आपके सर पे चढ़ा है, इकॉनमी तबाह हुई है, अमेरिका आके आपके इधर लोगों को मिल रहा है। मतलब आपकी आज सबसे बड़ी प्रायोरिटी, आप एग्री करते हैं कि यार 5-6 बिलियन डॉलर यहाँ से इस इकॉनमी में से जो ज़ाया होते रहते हैं, आज खबर हम डिस्कस भी करेंगे, और यार उधर से कुछ करें, IMF से जान छुड़ाएं भैया। हम ये इसमें मीडिया लगा हुआ। देखिए, असल इशू है आम शहरी को इससे गर्ज नहीं कि कौन कहाँ बैठा है, उसको ये गर्ज है मुझे बिजली का बिल कितना आ रहा है, मेरे घर का किराया कितना है, मेरी इनकम कितनी है, मेरे बच्चे पढ़ा सकता हूँ नहीं, मैं बीमार हो तो इलाज करा सकता हूँ, किसी खुशी गमी की ईद में जा सकता हूँ। आम इशू कौम के तो 99% मसाइल ये है ना, उन्हें GDP भी फलां पोस्ट हो गया फलां, उनका इनसे लिंक ही ये फ्रॉड होता है। ऐसी मोटी मोटी इस्तिलाहों में बात की जाती है, लगता है किसी और शहर की बात हो रही है, जेब हमारी कट रही होती है। जब वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि जी मेरे मिसाली तल्लुकात और मादी में भी नहीं थे, तो मेरा ख्याल है अब ये जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा नया, तो ये खत्म हो जाएगा। वंस एंड फॉर ऑल जो है ये बेस्ट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हजूर, ये मरियम साहिबा और उनसे मिले हैं, ये एक पुराना हमारा है। जब से ज़मीन से सियासत के राब्ते मलिक साहब कटे हैं, तो ये एक तसर गहरा हो गया कि भाई जो आलमी ताकतें हैं वो ही हमें पावर में ला सकती हैं। ये है काई साहब, आपने तो बड़ा ऐसे कहा जैसे आपको पाकिस्तान का पता ही नहीं है। आई एम सरप्राइज जो सवाल आपने किया। मुझे अच्छी तरह याद है 80s या 90s में बड़ी मशहूर ज़माना किताब आई थी 3 A's की ना, अल्लाह, आर्मी एंड अमेरिका। तो हमारे तो ब्लड में शामिल है कि यहाँ पावर यहाँ अल्लाह मियाँ देता है, यहाँ आर्मी देता है। ये जो किताब का रेफरेंस देता है, अल्लाह का शुक्र है वोट तो हमने कभी इज्जत नहीं दी ना, हिस्ट्री में भी आज भी नहीं। और मैं भी समझता हूँ ये जो कार्रवाई है बेसिकली परसेप्शन की है कि जब आप हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोटर पे तो काम करती नहीं, वोट ना इनको, मेरा इनको ये भी यकीन है वोट से कोई हुकूमत भी नहीं बनती, तो लिहाजा ये जो सिंबल्स लाते हैं ना, वो सिंबल साइकोलॉजिकली बड़ा, मतलब मैं अगर नून में हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अमेरिकन हमें मिल रहे हैं। अगर ये PTI में, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, एक परसेप्शन दे रहा हूँ, तो मुझे लगा कि ये नून वालों ने 2-3 परसेप्शन इस आजकल बना रहे हैं, जैसे कि दे आर द वर्स्ट। पहले उन्होंने परसेप्शन बनाई है कि उन्होंने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी एक सख्त तनकीद की इस्टेब्लिशमेंट के कुछ उहदों पे, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि चीज़ें हमने बदल दी हैं। दूसरी ये वो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि 2 हमारे साथ है, तीसरा अल्लाह का रह गया, तो इसका मतलब इलेक्शन हम जीत जाएंगे। ये मेरी एक असेसमेंट है। क्या भट्टी साहब, आप एग्री करते हैं कि ये तस्वीर देने की कोशिश करें? सब नहीं, ये अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल। मुझे बताएं, चलो शहबाज शरीफ एक बात समझ में आती है, अपोजिशन लीडर है, अमेरिकी नाज़िम उनसे जाके मिले। मरियम नवाज साहबा ना MP है ना MNA है, कानून से कन्विक्टेड है। और इसी तरह की नून लीग में 8-10 या 5-10 वाइस प्रेसिडेंट होंगे। मुझे इनसे मुलाकात समझ नहीं आती। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारी असल ताकत अवाम है, लोग हमारे साथ हैं, 22 करोड़ हमारे साथ है, हमारे इनका दुख दर्द खाए जा रहा है, हम इनके दुख में कमज़ोर हो गए हैं, हम इनके रूप में भूखा रहना शुरू कर दिया है, हमारा मेकअप करने को दिल नहीं चाहता, हमारा सैर करने को दिल नहीं चाहता, हम महंगे पर्स नहीं खरीद सकते, कोई मतलब फजूल खर्ची नहीं करते, 2-3-4 हज़ार में महीने का गुजारा करते हैं। तो अब मैं मलक साहब, आप बताएं, आप अमेरिका गए भी हैं,
मरियम साहब किस कैपेसिटी में मिली है? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है, इतनी छुपी हुई नहीं। जो लाहौर का कॉन्सुलेट होता है ना, वो बेसिकली एक उनका एक ऑफिसर है, उसका काम कोई सियासत नहीं होता। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम एक आम आदमी नहीं, वो मेरा कहने का मतलब है, वो उनका काम है कि अपनी छोटे छोटे जो वीज़े के इश्यूज़ हैं, मेरा वो कोई पोलिटिकल ऐसी पोजीशन नहीं है। एम्बेसडर पे किसी हद बनती है, मगर आपका जो असल जिस पे हमें डिबेट करनी चाहिए, मालन टोन वो जाती हैं, शहबाज शरीफ से मिलती हैं, वो अलग मुलाकात है, ये समझ से बाहर है, और मरियम को अलग मिलती हैं। और मरियम का जो कमेंट है उस पर मैं आप दोनों को चाहूँगा कि देखिए मरियम ने क्या एक पॉलिटिकल बात की है। मतलब मरियम ने कहा है कि हम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये समझने वाली बात है। और दूसरा, मैं एक चीज़ खुद भी मैं अपने प्रोड्यूसर से डिस्कस कर रहा था, मैं कि हम जब पैदा हुआ, मैं इस शहर में पैदा हुआ, एक चीज़ है परसेप्शन वाइज देखें मरियम कितनी डोमिनेटिंग नज़र आ रही है तस्वीर में। नॉर्मली हमारे क्या तस्वीर से बाहर आ रही है? नहीं देखें ना यार, हमारे यहाँ तो होता है कि अमेरिकन आ गए तो आप सारी तस्वीर उसकी बनाते हैं। तो मरियम ने जो तस्वीरें अपनी बनाई हैं उसमें अपनी एग्जिस्टेंस दिखा रही है। मैं आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव लॉन्ग शॉट लिया है, 6 लोग आ रहे हैं, उसमें उनके घर वो आए। मेरा पॉइंट तो सुन लेना। मेरा मौको मलक काजी से फिर वही है। नहीं, मेरा पॉइंट सुन लेना। ना तो शहबाज शरीफ की आपने तस्वीर दी और खुद वो सेंटर में, मेरी बात आप मुकम्मल। आपने बात ठीक की, मैंने यही, अब आप बोले, आपने उन्होंने बात ठीक की। मेरा मौक़िफ़ है कि अमेरिकन में जो आए हैं, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर बनता है, नून लीग के सरबराह बनता है, मरियम नवाज साहबा, फिर जो लोग कुछ कहते थे कि नवाज शरीफ साहब अमेरिका में लॉबिंग करते हैं, क्या इस बात को थोड़ी सी तक़वियत नहीं मिलती? मुझे ये बताएं। पहले तो मैं एक मलिक साहब की बात पे एक दिलचस्प आपको बताऊं। 1985 की बात है कि जब अवाम के पुरजोर इसरार पर यह फैसला हो गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म होंगे, तो एक बहुत बड़े इशाती इदारे में मियाँ साहब की मॉडलिंग हुई थी। अच्छा। और उसके जो मैं फोटोग्राफर, मेरे बुजुर्ग भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, याद अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, तो बाकायदा पफिंग करके इनकी, ये अवाम की इसरार पे, अवाम की बहुत इसरार पे, जब अवाम ने बता दिया, हमारे अखबारों में आके कहा, अवाम कह रही है कि थोड़े वजीर क्या होते हैं, वजीर आजम है, ये वजीर आला, पहले वजीर उसमें कुछ मेरे जैसे दोस्त भी थे, कुलीग भी थे, ये जौहर टोन बन रहा था, अभी बना नहीं था। तो वहां पर यह था कि अवाम के पुरजोर इसरार पर जब ये बन जाएंगे तो वहां पे जो बेघर लाचार किस्म के साफी हैं, मेरी तरह मजबूर किस्म, गरीब बेचारे, उनको ये दिया गया था। वैसे अब उस दुनिया में नहीं है, एक शख्सियत थे जंग उस ग्रुप में, मैंने बड़ी दरख्वास्त करके कहा था कि मेरा नाम इसमें से, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकूँ। तो इनको चंद साफियों को क्यों प्लाट मिले? मुझे नहीं पता, ये कहा गया था, मिले नहीं मिले मुझे नहीं पता। नहीं, ये तो नवाज शरीफ की कंट्रीब्यूशन है भट्टी साहब। पाकिस्तान में जो प्लाट सहाफत में है उसका तो क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। मुझे याद है मेरे महरूम चीफ रिपोर्टर थे अनवर कुदवाई साहब, बड़े उनके पास लिस्टें हुआ कर, मैं आपको एक वाकया, वो आपको खड़े वाकयात भी बात करते हैं। एक साफी थे जो आपके भी बड़े दोस्त थे और मेरे भी बड़े दोस्त थे, उन्होंने शिकायत की कि कहीं उनकी गाड़ी पर एक ट्रक चढ़ाने की कोशिश की, और वो जंग के चीफ न्यूज़ एडिटर थे। तो बड़ा किस सन की बात कर रहे हैं आप? बस सन ना पूछे, ये हुकूमत मियां साहब की थी। अच्छा, अवाम की नसीब करे, वो बड़े दिलेर साफी थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। की इज्जत थी। अच्छा, अब मैं कुछ वाकयात सुना रहा हूँ आपको। तो मुन्नू भाई के घर में मेरे ख्याल में राना साहब आईजी थे, वो भी शायद गए वहाँ पे, यानी राना मकबूल की बात, आईजी नहीं था, कुछ और थे। तो फिर उसके बाद मियाँ साहब से मुलाकात हुई उन साफी की, वो बैठे रहे, गपशप हुई, उनका जी ठीक है, वो चले गए। तो जाने के बाद रावी रवायत करता है और वो कहता है कि मियाँ साहब ने बड़ी हैरत का इज़हार किया कि केड़ा साफी सी, ना इन्हें काम कराया है, ना इन्हें प्लाट लिया है। तो ये मुझे मरहूम जो जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, नहीं, मैं बात नहीं आपकी समझा। मियाँ साहब को प्रॉब्लम क्या हुई? किसी ने काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, नहीं मांगा। वो वजह क्या? उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे एक डिक्टम चलता था, मैं आप उस शख्सियत का नाम नहीं लेता, उन्होंने बता रखा था कि देखो बेटा, जब तक अगला बंदा पैसे ना फाड़ ले या कोई फायदा ना ले ले, उन्हें अपना नहीं समझना। भट्टी साहब ये क्या कह रहे हैं? नहीं, वैसे मैं बताऊं मलक साहब, नहायत एहतराम से हमारे बड़े बड़े ऑनेस्ट साफी हैं, हम पे तो फिर उंगली उठती हैं, बहुत क्रेडिबल है, लेकिन कुछ लोग ताकतवर हल्के हो या सियासतदान, जब तक आप उनके पेरोल पे आए ना, आपको वो अपना समझते ही नहीं। ये तो हमारी बात किस्मत हुई है जर्नलिज्म के साथ, इसमें तो शाकी कोई। मैं आपको ये बात अब भी पूरी ईमानदारी से कहता हूं, जब तक आप किसी के यकीनन 90% नहीं होंगे, लेकिन ये लोग पॉलिटिशियन भी, तो मैं क्या बताऊं, एक ट्रक था मस्टा, वो मैंने सुना है कि कुछ लोगों के घर जाके
2 बोरियां चावल की, घी, आटा, ये वो। मैं कह यार नहीं, बटी साहब एक लिस्ट भी सुना है, ना हमें ज़कात लगती है, अच्छा ना हम थोड़ा सा ये चीजें क्यों भेजते? मैं अपने दोस्तों को चाहूँगा जरा आज थोड़ा सा हम बात करें। वो एन हमारे अपना परवेज़ मलिक साहब इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। पार्टी में वो हर जगह, जिस तरह आज हमने बात की कि एक बंदा एक ही है अमेरिकन, वो अपना शहबाज साहब को मिलते हैं, मॉडर्न टाउन में जाके मिली हैं और उनको जाके मिली हैं वहाँ पे जाती उम्र। अब पार्टी के अंदर क्या मसला शुरू हो गया? एक थॉट ये है जो भट्टी साहब का बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है कि मरीम का थॉट ये है कि वो लोग कह रहे हैं जी कि मोहम्मद रिया अपना ज़ुबैर साहब जो तर्जमान है उनको आप दें उनकी टिकट, यहाँ दे परवेज़ अपना रशीद साहब को, और दूसरी तरफ वही शहबाज शरीफ ग्रुप फिर आ गया। तो मुझे लगता है लाहौर पे शायद ये इलेक्शन है तो छोटी सी बात है ना, मगर हो सकता है इसमें भी पार्टी वो कर्नल मुबशर साहब का नाम आ रहा है, ख्वाजा सलाम का नाम आ रहा है, तो लगता है यहाँ पे भी आमने सामने। काई साहब, मैं मलक परवेज साहब अल्लाह करोड़ जन्म, मेरे वो बड़े भाइयों की तरह थे, मौसम थे 25 सालों से। जब भी मिले, जस्टिस कजूम साहब के भी भाई थे, जब भी मिले ईमान से उन्होंने बड़े भाई तरह रखा। उनके अल्लाह दर्जात बुलंद करे। हमारी भाभी भी एमएनए है, ये भी बताएं ना, हमारी भाभी भी एमएनए, उनके बेटा भी, उनका बेटा भी बड़ा प्यारा, बड़ा स्वीट आदमी है, खुद भी एमएनए, मतलब ये फैमिली बड़ा नामी काम। आपके तो बड़े फेवरेट हैं वो, आप तो बड़ा जिक्र करते हैं। उनके भाई वो जो उनके जो वालिद थे जस्टिस अकरम जस्टिस थे ना, मैं तो मलक परवेज का तो मेरे तो बड़े भाइयों की तरह से अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। काजी साहब, अब ये मलक साहब ने ये इस बात को दूसरी तरफ कर दी है। अब मलक साहब मेरा ख्याल है ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं समझाऊं तो प्लीज एक नवाज शरीफ ग्रुप चाहता है हमारे बंदे को टिकट मिले, और एक शहबाज शरीफ का ग्रुप चाहता है, क्योंकि मलक साहब की हमारी बहन भाभी शाइस्ता मलिक वो भी वो कह रहे हैं कि हम फैमिली से, ये भी पार्टी में कहा गया, एक कमेटी बना दी इन्होंने कहा कि पहले उस फैमिली से पूछते हैं बज़ाहिर, क्योंकि उनकी मिसेज भी है, मैंने उनका बेटा भी है, उनका ख्याल ये है कि वो फैमिली टिकट नहीं लेगी, लिहाजा ये पार्टी के अंदर एक स्ट्रेस आ गया। अब इन्होंने कमेटी बना दी है, 2-3 दिन में वाज़ेह हो जाएगा। मैं समझता हूँ देखें ना, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, मेरे टिकट इधर ही रहने देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के लिए तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस फैमिली का। भारत वो एक तरीके ऐसा फैसला कर लेंगे, मैं जो भी, लेकिन मलिक साहब ये बताएं कि ये जो दूसरा ग्रुप है, यानी शहबाज शरीफ साहब के कैंडिडेट कौन है? एक तो कर्नल मुबशर साहब हैं, वो मेरे ख्याल मेयर भी रहे हैं पहले, दूसरा ख्वाजा सरान है, वो पुराने अपना वो भी रहे हैं, मेरे ख्याल शायद वो भी मेयर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रहे हैं, वो उनका भी नाम है, और भी इस तरह के पार्टी में स्ट्रेस है। बहरहाल ये एक छोटा सा एक टेस्ट होगा आने वाले दिनों में कि वही, मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है मेरे लिए कि जनरल नॉन इलेक्टेड मेयर भी रहे, वो नॉन इलेक्टेड, वो रिलेटिव थे शायद, वो कुलसूम नवाज साहब के, इसलिए तो पता है फिर बोर्ड को तो इज्जत देनी होती है ना। बेहतर ये नहीं तो खानदान को इज्जत, कादी साहब तो वैसे ही ना बिला वजह नाराज हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कैप्टन जुनेद जो मरियम साहब के साहबजादे हैं वो डिजर्व करते हैं, उन्हें एमएनए का इलेक्शन लड़ाना चाहिए। मलिक साहब एक मुझे वाकया याद आ गया, और उनकी होने वाली बीवी को स्पेशल सीट भी दी जाती है। उसने मुबारक को कहा गया था, इसने मुझे कहा साफी ने कि यार आप जो है यहाँ डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, आगे किसी को और जाने जगह नहीं देते। कहते मैं बिल्कुल दूंगा, मेरे 2 बेटे हैं, उनमें से आप किसी एक को मुंतखब कर लें जब मैं चला जाऊंगा। अच्छा, एक और मौका नहीं आया उनके खिलाफ। साहब एक और चीज़ है, बॉडी लैंग्वेज की बात करें हम, तस्वीर पता नहीं शायद हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे हैं, मैं देखता हूँ मरीम की जो पोजीशन होती है ना सेटिंग में, वो बिल्कुल सेंटर होती है। अब अब्बासी साहब देखे हमारे कितने वो वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान, बाकी सारे अपना जो जितने भी नामवर लोग हैं वो सारे साइडों में बैठते हैं, तो मतलब ये तो साबित हो गया कि मरियम इस नवाज शरीफ इनकी सिटिंग देखे, ये देखे। मुझे यही मलक साहब दुख होता जो आप गुस्ताखी करते हैं ना, अब ये सदर भी नहीं, अब्बासी एक्स प्राइम मिनिस्टर, एग्जैक्टली ये एक पार्टी के पुराने पॉलिटिशियन है, इनके वाला साहब ने भी ज़िया-उल हक की खिदमत की, यहाँ पता नहीं उनके साथ सर्व किया, उर्दन में बमबारी किया। एहसन इकबाल भी हैं, लेकिन चेयर उसको एहसन भी बैठे हैं यहाँ पे बैठे, मैंने नहीं देखा उनको, लेकिन वो सब ऐसा लगता है जैसे 12th मैन है, मरियम मेन बैट्समैन है। ये बॉडी लैंग्वेज में मानता हूं, तो ये जमहूरियत कैसी है? मैं अर्ज करता हूं, देखिए इस वक्त पहले होती थी कि हम देखते थे कि जुल्फकार भुट्टो कमीज इधर जा रही है अवाम में, अब सारा जो है वो सुर्खियों में, और टीवी की स्क्रीन बड़ी अहम हो गई है। तस्वीर भट्टी साहब की सही आई है नहीं आई, इसमें भट्टी साहब डोमिनेट करते नजर आ रहे हैं या नहीं आते,
नीचे कोई नहीं काजी साहब 2 अवाम है नहीं देखिए है। हमारे लाहौर की पाकिस्तान की कल्चर थी कि बुजुर्गों का एहतराम करना, बड़ों का एहतराम करना, जिनके एक्सपीरियंस है। पार्टी में जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, शाहिद हकान अब्बासी मरियम साहब से बहुत ज़्यादा सीनियर है और गालबन है, मैंने भी कई दफ़ा हो चुके हैं, एहसन इकबाल भी इसी तरह ऐसे ही है 5 तो दफा। एक बच्ची जिसकी एक क्रेडिट है कि वो साहबजादे की बेटी है, ना वो MNA रही ना MP रही, अदालत से कन्विक्टेड है, और इसके बावजूद जो मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर रहा है वो तीसरी कुर्सी पे है। लोगों की बड़ी तो ये क्या आप लोगों को तासुर देना चाह रहे हैं? आप थोड़ी ज्यादा कर जाते हैं। देखिए ना, बड़ी तवील स्ट्रगल है। मसलन मुझे एक मेरे दोस्त, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने बताया किसी का नाम आज नहीं ले रखा है। मैं एहसन इकबाल साहब की बात करता हूँ, एक उनका बड़ा कद काट है। उन्होंने कहा, मुझे बताया कि एक दफा वो आए एहसन इकबाल साहब, उनकी वालदा भी माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें गरीब। अच्छा इसमें मुझे बताया मलक साहब, तो आप दोनों जमहूरियत के कायल हैं, मैं भी, इसमें ऐसा लग रहा है सब 12th मैन है और मरियम उनकी आका है, इधर भी वो शाहिद हकान अब्बासी। देखिए भट्टी साहब, यार आप अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर की तजलील करवा रहे हैं कल की बच्ची को होस्ट बना के। नहीं भट्टी साहब, मैं यहाँ पे यू टर्न लूंगा। देखिए जमहूरियत तो सूल नहीं, पॉपुलैरिटी की बात है, इस पे मुझे कोई शक नहीं कि पार्टी में मरियम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा, मेरी राय अच्छा, है, आप डिसएग्री अच्छा, करें। भाई आपने 17% वोट लिए आखिरी इलेक्शन में। नहीं टोटल नहीं, 17% 5-6%। मैं अच्छा कंटोनमेंट में बहुत बड़ा वोट, पार्सन में वोट मिल काजी साहब मुझे बात कर, मैं मलक साहब आज मुझे कन्विंस करे, मरियम ये कहते हैं सबसे पॉपुलर है, अवाम में बहुत ज्यादा है मशहूर, ठीक है ना, मैं मान गया। अगर ये इनके वालिद का नाम नवाज शरीफ ना होता, ये मरियम उतनी ही पॉपुलर होती जितनी ये कह रहे हैं। देखें मैं तो मुझे आपका पॉइंट सही है। अनफॉर्चुनेटली रियलिटी यही है। इस वजह से ये देखो तीनों मेरा आप सुनिए, मेरा देखिए आप चैनल हेड हैं, परवेज रशीद सीजन एक आपने मुझे भी ईमानदारी से जवाब देना है। आप चैनल हेड हैं, आपका काम है डिसीजन मेकिंग। अगर आप इन 3 सालों में निकाले नून की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा मीडिया ने कवरेज किसको दी है? मैं कोई आपसे को लड़ नहीं रहा, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो तासर बना है पार्टी से वो मरियम है, ये मेरी राय है। फिर वही बात, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, उनका हर चीज का मेरिट है ना कि ये बंदे ने नंबर बड़े लिए, मेरिट लिया, इनकी सियासत में मुझे कुर्बानियां बताएं, कितनी दफा MP रहे, कितनी दफा मोहतरमा MNA रही, कितनी स्ट्रगल इन्होंने की। यहाँ एक पॉइंट है कि मियाँ साहब की साहबजादी, इसके अलावा कोई जेल तो जा चुकी है, इस तरह तो ना करें यार। अब उसकी माँ भट्टी साहब, आप जो कौन खातून थी जी जो पीपल्स पार्टी वाली बेचारी और शमीम, ये 10,000 औरतें जेल गई हैं। भाई साहब जो मर्जी आपके बेटे की शादी बेटे की लाश जाए शादी यार, तो मैं बेटे की शादी इधर कर लूं तो वो फिर आपने मेरा बेटा पाकिस्तान नेशनल है ना, तो आज कोई जेल नहीं आई, तो उन्होंने केस अपना भी बनाया हो, जेल कोई नहीं, तो जेल हुई होती ना। बात यह है कि ये अवाम पानी पे 7 घंटे अवाम के साथ मीटिंग की जुबैर साहब ने पॉपुलर होने के लिए। यार मैं हैरान हूं कि मलक जैसा मलक ताहिर साहब जैसा आदमी जो बिल्कुल मेरिट पे बात कर रहा है, आज वो कह रहे हैं मरियम ज्यादा पॉपुलर है। मैं कह रही हूं उनकी कुर्बानियां बता दें, शाहिद खान से ज्यादा सीनियर है, ख्वाजा आसफ से ज्यादा सीनियर है, उन पे ज्यादा मुकदमत बने हैं उनसे ज्यादा। एक काबिलियत मैं शाहिद खान अब्बासी साहब का बहुत फैन हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने भी इलेक्शन चोरी हुए थे जो जिसमें हम बने थे, ये टीवी पे कहा था ना उन्होंने। मतलब है ये जमहूरियत पसंद ये है कि जो खतून आज तक असम्बली की दरवाजा क्रॉस नहीं कर सकी, एक काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकी, उसके पीछे लाइन में लग के आपकी जमात का ही एक्स प्राइम मिनिस्टर कड़वा सच है, असूल के खिलाफ बात है। मेरे हिसाब से मरियम पॉपुलर है, पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। मैं कब कह रहा हूं पॉपुलर नहीं है, फिल्म मैंने शेर खान देखी थी, वो भी बड़ी पॉपुलर थी। असूल के जट मैंने देखी, वो भी बड़ी दूसरा जरा मौजू की तरफ अरशद शरीफ ने कल मुकद्दर का सिकंदर लगाया, वो भी बड़ी पॉपुलर। चलो ठीक हो गया, पॉपुलर होना और बात है। मैं आज इस पे एक बात करना चाहता हूं, इजाजत दे। मैंने आज ये कहते हैं ना इलेक्शन, और यकीन करें ये इलेक्शन जीतेंगे अगर इलेक्शन होता है इन हालात में। अच्छा मानते हैं कैसे आज एक खबर आई है कि कोई 52 एकड़ ज़मीन जो है बाजियाब हुई है मुख्तलिफ लोगों के नाम पर। वो फ्रंटमैन थे, पीछे जो शख्सियत बताई जा रही है वही करिज्मेटिक लीडरशिप है जो बार बार जो है इलेक्ट, क्योंकि मैं नाम उसका इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि पॉलिटिशियन है, बड़ा नाम है। नहीं क्योंकि जो जिनके नाम लगवा रखी थी वो उनके मुजारे थे,
तो फ्रंटमैन इसमें भी मैं भी एक जवाब दूं। आप इलेक्शन जीतेंगे इस पटवारी के साथ, इन कब्जा ग्रुपों के साथ, ये छोटी छोटी डायनेस्टी जो आपने जिले में बनाई हुई है, ये गालिबन आप बाबरपुर की बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने फ्रंटमैन से बनाया हुआ है, नजायज तरीके से बनाया, किसी ने, हम नाम तो ले ही नहीं रहे, तो हुकूमत कहाँ है, अदारे कहाँ हैं? देखिए फिर कादी साहब जब आप अदारे मैं बताता हूँ, इसका मुझे जवाब दें, फिर यही काम हुकूमत पे भी साबित हो जाएगा, आपके सरकारी मुलाजमों पे भी यही इल्जाम लगेगा। आप देखें, आपकी ये बहुत अच्छी दलील है। वो कल परसों नहीं तो सियासतदान देखे, मैं कल किसी टीवी में चला था, वजीर आला पंजाब थक जाते हैं, उनके लिए नया हेलीकॉप्टर ले जा रहा है और गाड़ियां भी 46 गाड़ियां ली जा रही हैं। और मैं बताऊं, पंजाब की हैसियत है, उसके करीबी अजीज ने ख्वाहिश की कि अंकल मैंने ना हेलीकॉप्टर पे सैर तो नहीं है, वो 4 जिलों में बच्चे सैर करते रहे। यहाँ पे यार फिर अगर हेलीकॉप्टर में सैर करना है तो फिर वजीर आज़म किस चीज की सादगी कह रहे हैं? गवर्नर हाउस क्यों गिरा रहे हो? थोड़ा सा दिल कर पड़े, आप तो गुस्से में आ गए ऐसी कोई बात करने। यार फिर आपके ताकतवर लोग काम करे, वो जायज है। गरीब आदमी फिर आलू, अगर आप सीएम पंजाब हैं तो आप अपने बच्चों को रक्षे की सैर कराएंगे। मैंने नाम ले रहा, मैं अगर बड़ा अफसर आजकल उनके तोपे हैं, वो अपने दफ्तर में बैठे हैं। लेकिन साहब मैंने ब्रेक लेनी है, मैं आपसे एक सवाल करके जाता हूँ। अगर मैं ये दलील दूं कि 7, 5, 7, 8 जो है वो ऑफिस, कैंप ऑफिस शहबाज शरीफ साहब ने बनवा रखे थे, लिहाजा ये भी फिर जायज हो जाएगा। अच्छा फिर आप मलक साहब, आपकी दलील यही है ना, ये जायज हो जाएगा। आप हमेशा कहते हैं, इससे इनके आज की करते हैं, मुझे समझ नहीं आती हम इशू को। मैं ये कह रहा हूँ, एक तरफ वजीर आज़म ने सादगी अपनाई, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं गए, दूसरी तरफ उन्हें देखना चाहिए कि पंजाब का हेलीकॉप्टर बाद मकामत हर जगह नहीं, चिंची रक्षे से ज्यादा घुमा रहा दोस्तों को, यूं पहले। तो ये बच्चे किसके हैं ये भी तो बताएं ना हमें। यार बच्चे गरीब के तो नहीं ना हो सकते, और दोस्त नवाज, यार मैं क्या बताऊं, आपका लीडर नवाज शरीफ के लिए एक दफा आलू गोश्त उनका दिल किया, उन्होंने कहा मरी में थे, जहाज गया वो गया है। कादी साहब, हमने गरीब आदमी ने गरीब नहीं बच्चों पे तो यार बिजली का बिल बड़ा आ रहा है, पेट्रोल का बिल बड़ा आ रहा है, बच्चों की फीस बढ़ गई है। आप क्या देखें, गरीब को बच्चों पे हमने जब वोट को इज्जत दे दी तो रोटी देने की लोड़ है, रोटी तो घर रख लेनी है। पटरी साहब, बच्चे गरीबों के होंगे कि उनको अच्छा नहीं हो गया वो भी। भाईजान मेरे, तुम्हें क्या पता है, तुम मेरा यार हो ना, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, हम ਉਹਦੇ नाम नहीं लेना किसी का, ठीक है, मैं अपने यारां ਨੂੰ ਵੀ सैर कराई। ਮੋਜਾ ਕਰੋ, ये तो ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੈਲਫੀਆਂ खींचते रहे हैं, पोज बनाते जिवें रीमा नाल हीरो आना। ओ यार क्या कर रहे हो इस मुल्क के साथ? एक तरफ तुम्हारा वजीर आज़म इमरान खान सादगी अपना रहा है, महंगी चीजें नहीं ले रहे, अखराजात नहीं कर रहे, दूसरी तरफ आप क्यों उस बेचारे को डैमेज कर रहे हो जिसने 22 साल स्ट्रगल की? तो इसीलिए पंजाब में 5-6 पार्टियां बनने वाली, में बाद में बात करते हैं। पीटीए का जो हाल हो रहा है पंजाब, ब्रेक है, एक ब्रेक है मलिक साहब, ब्रेक से आएंगे तो देखते हैं कि ये सादगी हमें और कहाँ इख्तियार करनी चाहिए। खबरें और हैं, जाम कमाल साहब की बात करेंगे। वजीर खजाना जो कह रहे हैं कि बहुत सख्त इक़दाम, तो यही बात पहले मैंने खान साहब से भी शायद की थी एक इंटरव्यू में कि किसके खिलाफ होंगे सख्त इक़दाम, अवाम या खवास? ब्रेक की बात। वेलकम बैक जी। आप कुछ वक्फे में कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि वो हमारी बदकिस्मती वही होती है, फिर आप कहते हैं कि हम मुकाबलेबाजी करते हैं। मकसद हमारा मुकाबलेबाजी थोड़ी, हम तो सिचुएशन बता रहे हैं। पीटीआई के भी हालात पंजाब में अच्छे नहीं हैं। चलो अगर आप इस तरह हेलीकॉप्टरों में सारे जो बड़े बड़े लोग यहाँ पे कुछ पता नहीं होंगे वो करते होंगे, मगर पार्टी के अंदर क्या है आपको पता है, जगीर साहब फिर एक एक्टिव हुए हैं और उनका अच्छा खासा, वो अब खुद कह रहे हैं, कभी हम खबरें सुनते थे, वो खुद कह रहे हैं कि मैं बंदे मेरे साथ हैं, मैंने उनको अपने जहाज़ों पे बिठाया। तो साउथ पंजाब से एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है। अलीम खान साहब आपके सीनियर वजीर हैं, कोई मुझे बंदा बता दे कि सीनियर वजीर है किधर, इसका मतलब है कि पॉलिटिकली दिल उनका पंजाब में नहीं धड़क रहा। ये भी होगी बात। फवाद चौधरी साहब के अगर आप शॉर्ट सुने जो उन्होंने सीएम के बारे में गाहे बगाहे देते हैं, तो ऐसे लगता है कि वो उनसे बड़ी को उनकी अपोजिशन कोई नहीं है। तो पंजाब में भी 3-4 बंदे सुनने में आ रहा है। गवर्नर साहब वो भी सुनने में आएगा, उन्होंने भी इस्तीफा दिया हुआ बड़ी देर से। नहीं, बड़े काम की बात आ गई। एक तो आपको खबर देता चलो काई साहब, जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की तादाद में इजाफा हो गया। सुन ले, जहांगीर तरीन साहब के जो इशाइये दे रहे थे उस ग्रुप में इजाफा हो गया, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने कहा खबरदार अभी नाम मेरा ना लेना, आप पे पर्चे हो जाएंगे। इजाफा हो गया। दूसरा, गवर्नर पंजाब को भी की जगह जिस बंदे का
गवर्नर पंजाब डिस्कस करने के है। अगर मैं उसका मादी बताऊं तो मलिक साहब आप कानों को हाथ लगा लेंगे, लेकिन गवर्नर पंजाब साहब इस वक्त बाहर बैरून मुल्क गए, यूरोप गए हुए हैं। पहले वो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने घर बुलाया था, उम्रे की सादत हासिल की। जी हाँ। कुछ लोग जो इमरान खान साहब के नहायत राइट हैंड हैं, उसमें एक बड़ी लंबी कहानी है, फॉरेन फंडिंग का इशू भी आ जाएगा। वो चाहते हैं कि चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब को इतना स्क्रू किया जाए, इतना स्क्रू किया जाए, इतना तंग किया जाए कि वो गवर्नरशिप से रिजाइन दे। यहाँ तक कि गवर्नर्स की ना, वो तो खैर शहबाज शरीफ के दौर की चले गई हैं, गवर्नर साहब चौधरी सरवर साहब, फिर खान साहब को अहम तरीन लोगों ने बताया कि आपकी पार्टी में 2-3 लोग हैं जो मुश्किल हालात को टैकल करने की अहलियत रखते हैं, आप इस तरह ये लोग ज़ाया ना करें। कुछ लोग आपके कान में कहते हैं, मान जाते हैं। अब गवर्नर पंजाब की पहले एक नेक्सी होती थी मरी में भी, वो उनके गेस्ट चले जाते, वो मौजूदा सीएम साहब ने छीन ली है, अब उनके गेस्ट होते हैं। नहीं, वो तो एक जितने भी एक आपको पता है प्रोटोकॉल होता है, जो सरकारी यूनिवर्सिटी के चांसलर गवर्नर पंजाब होते हैं ना, वाइस चांसलर, तो एक प्रोटोकॉल होता है। आपने किसी को प्रोफेसर बनाया। एक और खबर दे दूं, काजी साहब भी वो मिनिस्टर यार है, वो मिनिस्टर भी काजी साहब के दोस्त, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, पैसे नहीं खाते और वो बेहतरी भी लाते हैं। पंजाब की अहम तरीन शख्सियत ने कहा मैं तेरी मिनिस्ट्री बदलने लगूँ, मैंने तुझे नहीं रखना। उन्होंने कहा सर मेरा क्या कसूर है, मैंने कौन सा गलत काम किया? सुना है उसका कसूर क्या है, वो गलत काम नहीं करता। फिर उन्होंने नहीं ये कसूर है, मैं आपको बता रहा हूं, फिर उन्होंने मुल्क की अहम तरीन शख्सियत को कहा जनाब मेरी मिनिस्ट्री बदलनी क्या है, मैं एमपीए से रिजाइन दे देता हूं। हम सीटों के पीछे भागने वाले नहीं हैं, हम ओहदों के पीछे भागने वाले नहीं हैं, हम इमरान खान की काज के साथ खड़े हैं। काजी साहब ये हो रहा है। अच्छा नहीं, अब आपने रिजाइन की बात की, तो फेडरल में भी हमारे जो एविएशन के मिनिस्टर है, सुनने में आ रहा है कि वो भी कोई खामोश को पार्टी देखें आप बड़ी साहब लंबी बात देखें, मैं वफाक की बात, मैंने आपको पहले बात सुनाई थी ना, अवाम का जब इशारा होगा अवाम का इशारा, हाँ जी हाँ, जिस वक्त अवाम जोक दर जोक कहेंगे कि भाई अब जहांगीर तरीन साहब आपके हुक्मरान, अवाम किस तरह इशारा करी, यूटीवी पे इशारा करी, लेकिन होता है अवाम का इशारा, बड़ी साहब आपको तो पता है। ये क्या बात है? देखिए अवाम के इशारे नजर नहीं आते, यही बात है। कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कहते कहते रह भी गए। तो अवाम ये जाम जो साहब हमारे बलूचिस्तान के, इनको भी अवाम का इशारा हो रहा है। ये इस्लामाबाद में ज्यादा नजर आते हैं, बलूचिस्तान में कम होते हैं। अपोजिशन उधर की बलूचिस्तान के मुताबिक रेपुटेशन ठीक। दूसरा, एक तो अपोजिशन तो है ही है, उनके अपने साथी बाप के लोग भी उनसे सख्त नाला है। आज गालबन जाम कमाल साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं, गालबन नहीं मिले हैं। इससे पहले वो पिंडी भी चक्कर लगा के गए थे। पिंडी की जो बलूचिस्तान की हुकूमत एक कॉल पे सेट हो सकती है, लेकिन सुना है उन्होंने कहा नहीं भाई अपने सियासी मामला खुद करें। उनके अपने जो बंदे उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा दिया कि मेरे बेटे को फोन करके ये ऑफर किया। नहीं देखिए, अगर ये ऐसा हुआ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो इल्जाम की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा। जदोजहद करप्शन के खिलाफ है। अगर उनके किसी भी बंदे पे ऐसा एलिगेशन है कि वो बंदे खरीद रहे पैसे देके, तो वजीर आज़म को हम उम्मीद रखते हैं कि वो जरूर कार्रवाई करेंगे। मगर सवाल ये है कि लड़ाई क्या कहते हैं कोयटा में, तो वो अपना पिंडी इस्लामाबाद की सैरें कर रहे हैं, ये कुछ समझ के देखिए आप बड़े बोले हो बादशाह नहीं काजी साहब आप लाहौर में प्रोग्राम कर रहे हैं, थाईलैंड बैठे। मुझे एक बताएं, आपको अपनी बातें याद नहीं आती, 7-7 घंटे बैठ कर तरले करते हैं आप, तो वो पिंडी ना आए, मजबूरी है। जाम कमाल को जो है हम वहां पे कहेंगे भाई आपका मुआसरा हो चुका है, तुसी नहीं आना पिंडी, सिर्फ साडा हक है, सानू जिहड़ा है। अच्छा काजी साहब, बलूचिस्तान में असल इशू है क्या? उनके स्पीकर बलूचिस्तान का असल इशू ये है कि बलूचिस्तान की एक इंतहाई करप्ट अशराफिया है, जिसने बिलियंस ऑफ, और मैं ये यहाँ आज फिर भूटानी साहब को जो वहाँ के साबिक स्पीकर थे, वो कहते थे कि यहाँ जो साइकिलों पे असम्बली में एक दफ़ा घुसता है वो वापस जो है वो उसके जीपस्टर्स पे जाता है और वो SUVs पे जाता है, और हम भी उसका मसला है। इस्लामाबाद ने भी जो है उनको जातियाँ हमने की, और वहाँ की जो इशराफी और ख़वानीन है, एक ऐसे भी थे आलिया फौत हुए हैं, उनके बारे में मुझे डॉक्टर लाल खान ने बताया कि वो जब लंदन में जिस रंग की बेंटले से निकलते हैं उसी रंग की कोट में रखते हैं। एक और बड़ी अच्छी खबर है, आपका काजी साहब, आप तो ये कह रहे हैं ना, एक बंदे ने धक्का लगा के गाड़ी चलानी सीखी, मैं नाम नहीं लूंगा ना आप पूछेंगे, क्योंकि वो ऊंचे मुकाम पे है। इस वक्त मेरी इतला के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी 20 अरब से ज्यादा है।
अच्छी एक अच्छी खबर आपको सुनाओ भट्टी साहब। यार आज चूंकि लाइट हो रहा है, नहीं भट्टी साहब नहीं आपको लाइटर, क्योंकि देखिए आपके लिए अच्छी खबर लोगों है को ना हर वक्त हम संजीदा खबरें सुनाते रहते हैं। अच्छी खबर है, आपकी मीडिया की जितना आजादी का फायदा उठाए, लोगों को मुस्कुराने का मौका आपने दें। पाकिस्तान के साथ जो जुल्म किया था उसमें आप शामिल है। आपने कहा था जी करप्शन बड़ी बुरी चीज़ है, करप्शन बड़ी बुरी चीज़ है। अच्छी मैं आपको खबर ये देने लगा हूँ कि अपना हमारी नैब ने भी किया कि वाइट कॉलर जो क्राइम है ना उसकी आप छुट्टी करा दें, तो देखें हमने करप्शन ख़त्म कर दी। और साहब सबसे मज़ेदार बात की हुई है, आज जब अपना जरदारी साहब का केस हुआ ना अदालत में, तो उनके वज़ीर ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये नए ऑर्डिनेंस के बाद तो ये तो केस ही नहीं रहता। ये कितनी अच्छी तो मैंने कल परसों कहा था ये खामोश आपको। अभी वक्त गुजरने दें। हाँ। इनमें से इस ऑर्डिनेंस की जो तरमीम की गई है ना, कादी साहब आप खुद हैरान हो जाएंगे ये कौन कौन बच गया है। मैं एक आज चूंकि लाइट बात कर रहा हूँ, तो आज हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है। मैं एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने मुझे कहा कि यार क्या क्या पढ़ा हुआ है, तो उसने चेकिंग कर ली थी मेरी कि मैं कौन हूँ। उसने मुझे कहा जी मैंने लियोन ट्रॉट्स्की को पढ़ा हुआ है। मैं हो गया। मैं कहा बेटा उसकी बायोग्राफी पढ़ी है? कहा जी बिल्कुल पढ़ी है। मैं कहा बेटा उसका पहला पैरा नहीं भूलता। तो वो कहने लगा पैरा नहीं सी आता। मैं समझ गया। मैंने ये वाक़या समी साहब को सुनाया। उन्होंने कहा वो बच्चा बड़ा होनहार है, उस पर नज़र रखें, बहुत जल्द वो कितनी तरक्की करेगा। और एक दिन वो बच्चा सीएम साहब के साथ बैठा हुआ था और मैं समी साहब की यानी दानिश पे हैरान। उनका बेटा इन्हीं लोगों की गुंजाइश है। ये माशाल्लाह आपका जो राजा भट्टी साहब मुझे समझ ऑर्डिनेंस आपने क्यों नैब कर ले गए, उससे क्या मकसद? ऑर्डिनेंस देखें, मैंने 3 साल आपको खूब रगड़ा लगा लिया। ठीक मैं अपनी बात करूं, हम किसी को नहीं हमें तो चोरी कहा गया नहीं, तो अपोजिशन के लफ्ज़ हुकूमत की बात नहीं कर रहा मैं आपकी। सर या तो लफ्ज़ चोर था। 3 साल मुझे ताकत मिली, मैंने आपकी पूरी पार्टी को, अब फंसना मैंने है या मेरे यारों ने जिन्होंने पैसे खाने हैं, तो मैं अपने लिए कोई रिलीफ ना तलाश करूं, चोर दरवाजा ना ढूंढूं। क्या तो मुझे यार क्या दरिंदा समझ? नहीं आपका मलक साहब बड़ा अफसोस है यार। नहीं आप का फायदा भी तो होना चाहिए। 3 दफा हक में वक्त रहे हैं, आपकी इतनी प्रॉपर्टी बन गई, अब मैंने छोटी सी बनाई है, ये मैंने उसको भी सेव करना है। हम ब्रेक के बाद आएंगे और हमने खास तौर पर रिकैप भी करना है। बात हम करेंगे कि वजीर खजाना जो इक़दामात मुश्किल जो हमें मुश्किल सुना रहे हैं वो किस पे मुश्किल आने वाली है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे वज़ीर ख़जाना साहब जो कह रहे हैं कि सख्त इक़दाम करेंगे। हमारे साथ मारूफ मईशतदान जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब आगाज़ इसी बात से कर लेता हूँ कि सख्त इक़दाम 70-80% जो है विद होल्डिंग टैक्स आवाम दे रहे हैं, तो अब मज़ीद क्या होना है? बिजली की ये कीमतें वगैरह बढ़ाने का कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं? देखिए, मुझे पहली बात तो समझ नहीं आ रही कि आप जो सीरियस इश्यूज हैं पाकिस्तान के उनको क्यों डिस्कस करना चाह रहे हैं। पिछले 8 दिनों से इस्लामाबाद में जो बातचीत हो रही है उनका 22 करोड़ पाकिस्तानियों से रियली कोई इफेक्ट नहीं है। उनका रोटी पानी बिजली की कीमतों से कोई उनका ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है कि एक सर्कस आप समझे चल रहा है कि कौन बनेगा DGISI। कभी कहा जाता है कि समरी आ गई है, जिनको मिलनी है वो कह रहे हैं आ गई है, जिन्होंने भेजनी है वो कह रहे हैं कि अभी नहीं गई। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि आपको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत कम लोगों को फॉलो करता हूँ, क्योंकि आप गरीब की आप बात करते हैं, आम आदमी की, जिनके मसाइल 2 वक्त का खाना, जिस्म ढांपना, तालीम और बेसिक एजुकेशन। वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। क्या इस 90% पॉपुलेशन की इतनी सख्त है कि उन पर मजीद वजन डाला जाए महंगाई का? भट्टी साहब, हम इस्लामाबाद में रहने वाले और ख़ास तौर पे जो फैसला करने वाली शख्सियात हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर, उनका गरीब आदमी से कोई ताल्लुक नहीं। आप सीरियस इश्यूज डिस्कस करना चाहते हैं कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को क्या बनेगा। यहाँ पे डिस्कशन ये हो रही है कि गल बढ़ गई है या गल कट गई है। यहाँ पे तो एक और सर्कस सा चल रहा है। यहाँ पे फोकस ही नहीं है कि हमने क्या करना है, IMF के साथ हमने किस किस्म की मुज़ाकरात करने हैं, उनका असर पाकिस्तानियों के ऊपर क्या होगा। देखिए, तारीख कुछ ऐसी है, मुख्तसर थी। 17 फरवरी को एक मुआहदा हुआ था पाकिस्तान की हुकूमत, वज़ारत ख़जाना और IMF के स्टाफ के दरमियान। उसमें हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत ख़जाना ने 3 वादे किए थे। उसमें एक वादा ये था कि 900 अरब रुपए का इजाफी टैक्स लगाया जाएगा बिजली की बिलों की मद में। उसमें दूसरा वादा था कि 610 अरब रुपए का एक इजाफी पैसे इकट्ठे किए जाएंगे पेट्रोल और डीजल की मद में, जिसका मतलब ये था कि तकरीबन 30 रुपए फी लीटर जो है वो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा।
उस वक्त हमारे वजीर ख़जाना साहब थे डॉक्टर हफीज शेख साहब। फिर अप्रैल आ गया, अप्रैल में हमें एक नया वजीर ख़जाना, हमारा चौथा वजीर ख़जाना हमें मिल गया। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है, मैं टैक्स लगाए बगैर जो है वो रेवेन्यू भी बढ़ा लूँगा और मैं गर्दिशी कर्जों पे भी कंट्रोल कर लूँगा बगैर बिजली की कीमत बढ़ाए। उस वक्त IMF ने ये कहा कि भाई ये आपके पास जादू की छड़ी है, हम 6 महीने के लिए साइड पे हट जाते हैं, तो आप ये जादू की छड़ी चला लीजिए। अब वो 6 महीने हो रहे हैं पूरे और उस जादू की छड़ी का जो नताइज हैं वो सामने नहीं आए। अब हम वापस जा रहे हैं IMF के पास, वादे हमने फरवरी के कर रखे हैं। दो चीज़ें जो बड़ी वादे तौर पे सामने आई हैं वो एक ये है कि IMF कह रही है कि 500 और 25 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए जाएं। उसमें 300 अरब रुपए के जो सेल्स टैक्स की एग्जम्पशन दे रखी है वो IMF कह रही है कि वापस ले लें। अब उसका नतीजा क्या होगा? अगर इंडस्ट्रियलिस्ट की वो जो एग्जम्पशन दे रखी थी वो वापस आती हैं तो फिर वो कीमतें बढ़ा देगा अपनी प्रोडक्ट की। कीमतें बढ़ती हैं तो फिर जो आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर मजीद जो है वो महंगाई। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आप बात जारी रखिएगा। हम जितनी कोशिश वजीर खजाना के तब्दील करने की कोशिश करते हैं उतना ही खजाना खाली होता जा रहा है। अगर खजाना ही नहीं है तो वजीर खजाना रखने की हमें जरूरत क्या है? वैसे देखिए, हमें 3 चाहिए, चाहे वो वजारत खजाना में हो, चाहे वो मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की बात हो। यहाँ पे 60% टाइम PTI हुकूमत का गुजर गया है और अभी तक टीम तश्कील नहीं दी जा सकी, खास तौर पे वजारत खजाना के अंदर। अब चौथा वजीर खजाना की हम बात कर रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि अक्टूबर की 16 तारीख तक शौकत तरीन साहब वजीर खजाना रहेंगे या वो मुशीर खजाना बन जाएंगे, क्या कि वो इलेक्शन सेनेट में जीत पाएंगे। देखिए, इतनी गैर यकीनी, ख़ास तौर पे आपकी माशी गैर यकीनियाँ इतनी सारी हैं कि हम IMF के पास जाएंगे, वो क्या शर्त लगाएगा, हमें नहीं पता कि हमारा वजीर ख़जाना रहेगा या नहीं रहेगा। हमें नहीं पता कि रुपये और डॉलर की जो पैरिटी है वो कहाँ जाने वाली है। सियासी गैर यकीनियाँ इतनी सारी हैं और उसमें एक और हमने मुसलत कर दी है जो बिल्कुल गैर ज़रूरी थी कि DGI कौन बनेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जिस तरह आपने कहा कि 60% टाइम तो गुजर गया है और मैं क्योंकि कुछ देर अपना देखता रहा हूँ हमारी हुकूमतें, हमारे हर वजीर खजाना एक बात कहते हैं, हमें मुश्किल फैसले करने होंगे। तो ये मुश्किल फैसले से क्या मुराद है? खाना बंद कर दें, बिजली बंद कर दें, सांस लेना बंद कर दें, मत दिमाग को गोली मार लें, वो क्या फैसला है? हर वजीर खजाना ने इससे पहले ये लफ्ज़ कहते हैं कि हमने मुश्किल फैसले करने हैं। हमें ज़रा बताएं सर, ये वो क्या चीज़ है मुश्किल फैसले? देखिए, सवाल बड़ा ज़बरदस्त किया आपने, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले कोई 12 महीनों में अगर आप गिन लें तो कम से कम नहीं तो 8 काबीना की मीटिंग हुई हैं जो वज़ीर आज़म साहब ने खुद चेयर की हैं और वहाँ पे महंगाई डिस्कस की गई है और नतीजा ये निकला था कि मुश्किल वक्त गुजर गया है। उसके बाद फिर पिछले 18 महीनों में कम से कम 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं मुख्तलिफ वज़रा ने और उन्होंने कहा है कि मुश्किल वक्त गुजर गया है। अब जब हम IMF के पास पहुँचते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि अभी तो मुश्किल वक्त जो है वो आना है। देखिए, मेरा खदशा ये है कि जिस रफ्तार से कुछ चीज़ों की कीमतें आलमी मंडियों में बढ़ रही, अब यहाँ टू बी फेयर विद द गवर्नमेंट, आलमी मंडियों में अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो वो रियली PTI की हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। तेल जो है 1 साल पहले $37 का बैरल था, अब वो $84 का बैरल हो गया है। खाने पकाने का तेल जो है, पाम ऑयल जो है, वो हम $2.5-3 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं। वो साल भर पहले $600 का टन था, वो $1000 टन हो गया है। वहाँ पे कहीं 40% इजाफा आया है। तो ये चीज़ें तो पास ऑन करनी पड़ेंगी। अब LNG जो है, मुझे कोई 2 दिन पहले मैंने देखा कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो एहतसाब अदालत में जा रहे थे और उन पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि आपने $10 की LNG क्यों खरीदी है। अब जो भाव चल रहा है वो $50 का चल रहा है। अब इसमें हुकूमत जो अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा। अभी डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब आए थे और हमने मोटी मोटी बात की उन्होंने, मैं चाहूँगा आप भी इस पर रोशनी डालें कि 5-6 बिलियन की हम बचत कर सकते हैं जो हम गैर ज़रूरी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। कुत्तों की हम जो है वो फूड को इंपोर्ट कर रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, हम टैरिफ लगा दें उस पर स्लैब कर दें
तो हमें टके टके के लिए यहाँ जाके आवाम को इतना ना करना पड़े। डू यू एग्री दैट वी कैन सेव अराउंड इस निज़ाम में रहते हुए अगर हम मेजर चेंजेस ले आए अपने इम्पोर्ट बिल में? देखिए, सादा बात मैं आपको बताऊं, मुझे मेरे घर में जब बीवी कहती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मेरा जवाब ये होता है कि महंगाई के ऊपर तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। कोशिश कुछ ऐसे करें कि हम 2-4 घंटे इजाफी मेहनत कर लें और अपनी इनकम बढ़ा लें। जो हमारी हुकूमत का फोकस रहा है कि जब इंपोर्ट बढ़ती है तो वो कहते हैं कि जी इंपोर्ट को कंट्रोल कर लें। मैं सच्ची बात आपको बताऊं तो इंपोर्ट कंट्रोल नहीं हो सकती, और उसकी वजह यह है कि देखिए, हम 15 से 16 बिलियन डॉलर का तेल मंगवाते हैं, पेट्रोल और डीजल आता है। अब गाड़ी तो चलनी है, आपने भी दफ्तर जाना है, मैंने भी दुकान पे जाना है, दफ्तर में जाना है, तो पेट्रोल तो आप कम नहीं कर सकते हैं। खाने बनाने का तेल 2.5-3 बिलियन डॉलर का पाम ऑयल आता है, तो क्या आप और मैं समोसे और पकौड़े और पराठे खाने कम कर देंगे? ऐसा होने वाला नहीं है। इसी तरह कोयला जो है वो हमने इंपोर्ट करना ही करना है। 2.5-3 बिलियन डॉलर का इतने बड़े बड़े पावर प्लांट लगा रखे हैं, उसमें से बिजली निकलनी है तो कोयला तो हमने इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। 2.5-3 बिलियन डॉलर की LNG हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब अगर LNG इंपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारा गैस का सेक्टर किस तरह चलेगा? डॉक्टर साहब, 2.4 बिलियन डॉलर की हम महंगे फोन मंगाते हैं, लग्जरी गाड़ियां 2700 सीसी, ये जो है। और दूसरी बात ये जो आपने पेट्रोल की बात की, हमने क्यों अपनी जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है इतनी 2 नंबर बनाई है कि हम इतना हम बसें क्यों नहीं चलाते? और यहाँ पे आपने ये बना दिया, लाहौर में अगर बसें चला देते हम ये मेट्रो की बजाय, तो इस तरह के एक्ट हो नहीं सकते आपके ख्याल में? ये बुनियादी नुक्ता ये है कि जो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में फ़र्क आ रहा है वो ये, मेरी नज़र में इंपोर्ट कम करना बड़ा मुश्किल है। 70 अरब डॉलर की इंपोर्ट है, उसमें से आपने मुझे गिनवा दिया कि 2-2.5 अरब डॉलर के फ़ोन आ रहे हैं या 1.5-2 अरब की कारें आ जाती हैं। ठीक है, उसको आप 15-20% कम कर लेंगे। असल प्रॉब्लम इंपोर्ट कम करना नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि आज 2021 में जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतनी ही एक्सपोर्ट हमने 2013 में की थी। यानी कि पिछले 7-8 सालों में एक्सपोर्ट जो है वो फ्लैट है, वो बढ़ ही नहीं रही है। अगर हमने ये गैप खत्म करना है, जो हमारा अल्टीमेट मकसद है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो खसारा है, जो फर्क है, उसको दूर करना है, तो इंपोर्ट कम करने से नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब, मैं एक आम आदमी की आपसे चाह रहा हूँ वजाहत, आप उसको समझे, जवाब ने आप उसको देना है। एक आम आदमी को इन 3.5 सालों में उसके 2 इशू हैं, ये मेरी राय है, पाकिस्तानी के 2 सिर्फ इशू है, एक महंगाई और बेरोजगारी। बाकी हम लोगों का टॉक शो है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। ये 3.5 साल में एक आम आदमी को क्या आप जवाब देंगे? उसके लिए क्या हुआ है बेरोजगारी और महंगाई के बारे में? सिर्फ इसका जवाब। देखिए, आपने मईशत को बड़ा आसान अल्फाज में कहा। यानी कि मईशत जो है वो मईशतदानों की मईशत नहीं होती, वो सियासतदानों की मईशत नहीं होती, वो आम पाकिस्तानी की मईशत है। और आम पाकिस्तानी को एक मईशतदान नहीं चाहिए, ना ही उनको कोई वज़ीर आज़म चाहिए ये समझाने के लिए कि भाई आपकी मईशत बड़ी अच्छी जा रही है, या कोई मईशतदान बोले कि जी आपकी मईशत बड़ी बुरी जा रही है। हर पाकिस्तानी, जो आपने कहा, जो आटा खरीदने जाता है, जो चीनी खरीदने जाता है, जो महीने के बाद अपना बिजली का बिल देता है, उसको पता है कि उसकी मईशत का क्या हाल हो गया है, और वो जानता है कि उसका बड़ा बुरा हाल हो गया है। एक बात मैं आपको बता दूं कि महंगाई तो पाकिस्तान में पिछले 74 साल से हो रही है, लेकिन अगर आप 1960 से लेके 2018 तक देखें तो औसतन पाकिस्तानियों की आमदन मुसलसल बढ़ी है। हर एक साल हमारी आमदन औसतन जो है वो बढ़ती चली जा रही थी, तो हम बर्दाश्त कर लेते थे वो महंगाई। 2018 के बाद जो 2 धारी तलवार चली है, यानी कि एक तो आपकी और मेरी आमदन जो है वो गिर गई है, और साथ ही साथ महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, तो वो 2 धारी तलवार हमसे इस वक्त बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आसान लफ्ज़ों में एक सवाल करता हूँ इस कौम के लिए। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब को अल्लाह ताला वज़ीर ख़जाना बना देता है। IMF, वर्ल्ड बैंक से आप हमारा कैसा छुटकारा पाएंगे कि आम आदमी सिर्फ इज्जत की ज़िंदगी गुजारे और कुछ अदाशी नहीं, कोई आराम नहीं कोई? आप यकीन जानिए कि आपको फ़ारूक सलीम नहीं चाहिए। आपको जो मैनिफेस्टो, जो इलेक्शन मंशूर 2018 का PTI ने लिखा था, उसमें आपके सवालात का जवाब दिया गया है। उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान को वो भी लिखे गए हैं बड़ी साफ और शफाफ तरीके से, वादे तरीके से, और उनका जवाब भी दिया गया। आप भट्टी साहब अंदाज़ा कीजिए कि हम 1000 अरब रुपया नुकसान कर देते हैं अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, जिसमें PIA, पाकिस्तान रेलवेज और बाकी कंपनियां शामिल हैं।
4 से 500 अरब रुपया हम नुकसान कर देते हैं अपने बिजली के शोबे के अंदर। आप 2 से ढाई अरब डॉलर की सालाना गैस इस मुल्क में चोरी हो जाती है। आप सोचिए, हमने सिर्फ चोरियां रोकनी है। अरब हाँ डॉलर, अरब हाँ रुपए के नुकसानात हुकूमत पाकिस्तान हर साल कर रही है, और इसको वो कहा जाता है लो हैंगिंग फ्रूट, यानी कि ये फ्रूट लटका हुआ है और ये बड़ा नीचे है, आपने सिर्फ फ्रूट को तोड़ना है, ये इतना ऊंचा भी नहीं है। हमने सिर्फ अपने नुकसानात दूर करने हैं, और नुकसानात दूर करने के नतीजे में इतने अरबों रुपया हमारे बजट के अंदर इकट्ठा हो जाता है कि पाकिस्तान की जो 22 करोड़ अवाम है उनके ऊपर हमने बोझ जो कम करने का तरीका है वो ये नुकसानात कम करने से फौरन उनके ऊपर बोझ कम हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं रिपीट करूंगा अपना सवाल कि मुझे ये बताएं, आने वाले दिनों में महंगाई का कोई चांस है कम होने का, रोजगार बढ़ने का कोई इम्कान है, कोई देयर इज एनी गुड न्यूज फॉर द कॉमन मैन? खुदाया मैं कहना चाहूँगा कि बहुत कोई अच्छी न्यूज़ सामने आ जाए। एक अच्छी न्यूज़ जो आ रही है बजट के हवाले से या हमारे तजारती खसारे के हवाले से, वो ये है कि इस साल तकरीबन 31 अरब डॉलर के रेमिटेंसेस जो हैं, जो हमारे 80-90 लाख पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, वो भेजेंगे बाहर। और उससे अब ये भी एक अजीब सा मामला है। आप देखिए कि हम 80-90 लाख हमारी पाकिस्तानी जो बाहर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर 22 करोड़ पाकिस्तानियों का इन्हिसार है कि खुदाया कमा के वापस भेजो वरना हमारी मईशत नहीं चलती। तो 22 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त उन 80 लाख पाकिस्तानियों के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि खुदाया पैसे भेजते रहो वरना हमारी ज़िंदगी मुश्किल होती चली जाएगी यहाँ पे। तो खदशा मेरा ये है कि जिस तरह आलमी मंडियों में कमोडिटी प्राइसेस चढ़ रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान के जो फैसला साज शख्सियात हैं, उनका फोकस ही मईशत के ऊपर नहीं है, उनका फोकस तो फायर फाइटिंग के ऊपर है। उनका फोकस ये है कि कौन बनेगा DGISI। तो खदशा ये है कि महंगाई कम होने वाली नहीं है, खुदाया कोई तरीकाकार ऐसा हो कि हम अपनी इनकम बढ़ाने की कोई तरीका। डॉक्टर ये आप बताएं ना, माशी एक्सपर्ट आप हैं, गुजारिश ये है कि मैं यही तो मेरी मिन्नत है कि देखें असल महंगाई तब तकलीफ देती है जब क़ीमत खरीद आपकी खत्म हो जाए। डॉक्टर साहब क्विकली लास्ट मिनट में है, मैं चाहता हूँ जरा आप रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए, हुकूमत जिस सेक्टर में घुसी है उस सेक्टर में महंगाई का तूफान आया है। अगर चीनी के सेक्टर में हुकूमत घुसी है, अगर गन्ने की कीमत फिक्स की है, अगर लाइसेंस देती है कि कौन शुगर मिल बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, चीनी की कीमत 55 से 115 रुपए 3 सालों में पहुंच गई। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत आपने अभी बात बहुत तशनगी थी जिस तरह आप बात कर रहे थे, मगर सवाल डॉक्टर साहब ने अच्छे उनका जवाब भी दिया। एक बात ये भी हो सकती है कि हम अपने सिस्टम को भी देखें, इसमें भी तब्दीलियाँ हो सकती हैं, क्योंकि ये हमेशा से यहाँ नहीं था और हमेशा नहीं रहेगा। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।